तो फाइनली इस वीडियो के अंदर हम सी प्लस प्लस के कुछ मॉडर्न फीचर्स को देख रहे होंगे। कुछ ऐसे हमारे पास लाइन ऑफ कोड्स होंगे जिनको अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया पीछे वाले कोडिंग के अंदर, जितने भी हमने लेक्चर्स को कवर किया उसके अंदर हमने इन चीज़ों को नहीं देखा। तो इस वीडियो के अंदर हम उन सभी चीज़ों को देख रहे होंगे और कुछ ऐसी चीज़ें भी हम देखेंगे जो कि आने वाले यानी कि जो फ्यूचर की सी प्लस प्लस होगी 2026 का जो वर्जन होगा सी प्लस प्लस का, उसके अंदर वो इस्तेमाल में हो रही होंगी। लेकिन अभी के लिए हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको समझेंगे ज़रूर, ठीक है। और कुछ जो टॉपिक्स होंगे उसका रेफरेंस मैं आपको पीछे वाली वीडियोस का दे दूँगा। हम बेसिकली उनको समझेंगे भी, लेकिन कुछ पीछे वाली वीडियोस का रेफरेंस दूँगा और उनको मज़ीद समझने के लिए आप उन वीडियोस के ऊपर रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अपने हेडर फाइल्स को कि हेडर फाइल्स किस तरह काम कर रहे होते हैं और आने वाली जो सी प्लस प्लस के फीचर्स हैं उसके अंदर ये किस तरह काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है सी प्लस प्लस के अंदर, जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट की स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है। ये जो आईओ स्ट्रीम है ये हमें हेल्प करती है कि हम इनपुट और आउटपुट को एक प्रॉपर वे में इस्तेमाल कर सकें, जैसे सी इन और सी आउट होता है। इसके अलावा अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारे पास जो सी इन और सी आउट होता है वो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो हो गया हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि हम ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये हम 98 से कंटिन्यूसली चला रहे हैं, यानी कि सी प्लस प्लस का जो 98 वाला वर्जन था तब से लेकर अब तक, यानी कि हमारे पास अभी तक 2025 आ चुका है, अभी तक हम यही ट्रेडिशनल मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी चेंजेस हुई हैं बैक एंड के ऊपर। फ्रंट एंड के ऊपर जो हेडर फाइल है वो उसको एज इट इज़ ऐसे ही रखा गया है, लेकिन जो बैक एंड होगा यानी कि जैसे ये कॉल होती है वहाँ पे इसकी काफ़ी चेंजेस की गई हैं। तो इतना हम डीप नहीं जाएँगे अभी स्टार्टिंग पे ही, हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर फर्दर इसको मज़ीद डीप लेकर जाएँगे। लेकिन अभी हम समझते हैं कि जो आने वाले फर्दर जो अपडेट होगी, यानी कि जो हमारे पास सी प्लस प्लस का जो 26 वर्जन है, यानी कि जो 2026 के अंदर आएगा, उसके अंदर इसकी बजाय हम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम की बजाय किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो वहाँ पर हम सिंपल इंपोर्ट एसटीडी का इस्तेमाल करेंगे। अब इंपोर्ट एसटीडी में और आईओस्ट्रीम में क्या फ़र्क है उसको देखते हैं। तो इसको मैं नीचे ले जाता हूँ सबसे पहले और अनकमेंट कर देता हूँ। अब जब हम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हम इनपुट और आउटपुट को इस्तेमाल कर सकें अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर। लेकिन इसके अलावा भी सी प्लस प्लस के अंदर बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हेडर फाइल्स होती हैं, तो कोड बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो हमें अगर ज़्यादा कोड लिखना होगा, यानी कि बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाना होगा, तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स की हेडर फाइल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास जो स्ट्रिंग होती है उसके लिए हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे पास ये स्ट्रिंग डाटा टाइप हेडर फाइल होती है उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक एरेज़ के लिए भी सेपरेटली हेडर फाइल होती है कि हम उसके अंदर एरेज़ का इस्तेमाल कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, यानी कि काफ़ी हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं सी प्लस प्लस के अपने प्रोग्राम के अंदर। इसको कंप्लीट एक फंक्शनली प्रोग्राम बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो मॉडर्न सी प्लस प्लस है, यानी कि सी प्लस प्लस 26 वाला जो वर्जन आएगा, उसके अंदर हम इंपोर्ट एसटीडी कर रहे होंगे। अब इंपोर्ट एसटीडी का क्या मतलब होगा? इंपोर्ट एसटीडी का मतलब होगा कि अभी तक हमने जितनी भी हेडर फाइल्स इस्तेमाल की हैं, इसको बारी-बारी लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी हमें। हम सिंपल एक ही लाइन के अंदर हम सारा जो भी कोड होगा वो इंपोर्ट कर पाएँगे। लेकिन अभी अभी इस टाइम सी प्लस प्लस के अंदर ये वाली जो इंपोर्ट एसटीडी है ये अभी वर्किंग पे नहीं है। वैसे सी प्लस प्लस का वर्जन 23 था, इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, लेकिन अभी तक हमारा जो कंपाइलर है उसके अंदर प्रॉपर्ली फंक्शनली नहीं है, फंक्शन पे नहीं है, ठीक है। यानी कि हम इसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं कर सकते अभी। तो आने वाले जो 2026 है इसके अंदर हम अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके अंदर ये कहा गया है कि आने वाली 2026 तक हम इसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर पाएँगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। पहले हम अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक उसको लिख लेते हैं। इसके बाद आता है यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। ओके। अब यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी क्या होता है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा उस वीडियो का, तो आप उसके अंदर जाके डीपली समझ पाएंगे कि यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी होता क्या है और ये किस तरह काम कर रहा होता है। तो बेसिकली अगर इस वीडियो के अंदर बात करें यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी की, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये हेडर फाइल है आईओस्ट्रीम एसटीडी, यानी कि जितना भी इनपुट और आउटपुट का कोड होगा, सी इन सी आउट वगैरह का जो भी कोड होगा वो सारा इस लाइब्रेरी के ज़रिए हम इंपोर्ट कर पाएंगे अपने सी प्लस प्लस कोड के अंदर।
ताकि हम सी इन और सी आउट को इस्तेमाल कर सकें। अगर हम ये हेडर फाइल नहीं लिखेंगे तो सी इन और सी आउट को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ही ये कोड सारा इंपोर्ट होता है हमारी कोड के अंदर, तो हमारे पास एक एसटीडी नेम स्पेस एसटीडी एक लाइब्रेरी होती है, यानी कि एक कंटेनर होता है, सारा कोड उसके अंदर लिखा जाता है। यानी कि उस कंटेनर के अंदर सारा कोड स्टोर हो जाता है जाके। यानी कि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो आईओस्ट्रीम की वजह से वो सारा कोड हमारे प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि सारा कोड हमारे प्रोग्राम के अंदर आ जाता है, जिससे हम उस कोड को सी इन और सी आउट को इस्तेमाल कर पाते हैं। और जितना भी कोड होता है वो एक कंटेनर के अंदर आता है, और वो कंटेनर होता है नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, उस कंटेनर का नाम नेम स्पेस एसटीडी होता है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जैसे हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखते हैं, तो जितना भी कोड होता है हमारा सी प्लस प्लस का आईओ स्ट्रीम के अंदर जो भी चीज़ें ला रहा होता है, वो सारे का सारा उठाकर हमारे पास एक कंटेनर के अंदर स्टोर कर देता है। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाती हैं, जिन चीज़ों की हमारे कोड के अंदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर ज़रूरत नहीं होती, वो सारी चीज़ें भी हमारे प्रोग्राम के अंदर स्टोर हो जाती हैं ताकि हम उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। लेकिन अभी उन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारे प्रोग्राम को काफ़ी हैवी कर देती हैं, जिससे हमारा जो प्रोग्राम होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं वो थोड़े छोटे बनाए हैं, यानी कि हमने सिंपल एक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिए हैं। तो इसी वजह से हमें प्रोग्राम का हमें कंप्लीटली टाइम का पता नहीं चलता कि क्या ये हमारा जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है कि कम ले रहा है। ये जो हमारा प्रोग्राम है वो लोड ज़्यादा ले रहा है कि कम ले रहा है, तो इसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस तरह वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा इंडस्ट्री लेवल की तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी होता है, ये सारे का सारा जितना भी हमारे पास कोड होता है, ये सारा उठाकर हमारी सी प्लस प्लस की जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर लोड कर देता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि किस तरह ये प्रोग्राम जो होता है, यानी कि ये जो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, ये सारे का सारा हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे प्रोग्राम के ऊपर सारा कोड ला देता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम स्लो हो जाता है। तो इसकी बजाय जो अब मॉडर्न वे है, इसको इस्तेमाल करने की बजाय हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। हमें जिस तरह की भी चीज़ का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि हमें सी आउट का इस्तेमाल करना होता है। अब जो सी आउट है वो एक्चुअली आया हुआ है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम की वजह से, क्योंकि जो सी आउट का कोड होगा वो आईओस्ट्रीम के अंदर स्टोर है। अब आईओस्ट्रीम लिखने से लिखकर हमने नेम स्पेस एसटीडी के अंदर स्टोर करवा लिया था। अब एसटीडी के अंदर स्टोर करवाने से ये हुआ कि जितना भी कोड था वो सारा का सारा एसटीडी के अंदर आ गया। लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ सी आउट की ज़रूरत थी, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यूजिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखने की वजह से एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमारे कोड के अंदर आ गई। तो हम सिंपल यहाँ पर एसटीडी लिखेंगे इसके पीछे, और इससे पीछे लिखने से ये होगा कि हमें सिर्फ अब जो कोड होगा वो सिर्फ सी आउट के लिए ही हमारे पास आएगा, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं आएगा। यानी कि जितनी चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी उन चीज़ों का कोड हमारे पास आ जाएगा, यानी कि उन चीज़ों की लाइब्रेरी के अंदर से जो फंक्शन है वो हमारे पास आ जाएंगे, और बाकी चीज़ों का नहीं आएगा। ओके, तो अब हम इसको प्रॉपर लिखते हैं कि किस तरह लिखा जाता है। हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम के बाद हम लिखते हैं इंट मेन अपना, जो कि हमारा मेन फंक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो सी प्लस प्लस का कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। इसकी ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब हम यहाँ पर अगर हमने सी आउट को इस्तेमाल करना है, तो जो हमारा कोड है, जितना भी सी आउट का कोड है वो आईओस्ट्रीम ने हमारी सी प्लस प्लस कोड के अंदर डाल दिया है। तो अब जैसे उसने डाला है तो एक कंटेनर बना है, जिस कंटेनर का नाम है एसटीडी। उस एसटीडी के कंटेनर के अंदर उसने अपना कोड जो है वो डाल दिया। अब हमने एसटीडी के अंदर से कोड निकालना है, तो हम कोलन्स लगाकर सी आउट लिख देंगे सिंपल, और यहाँ पर हमने जो भी लिखना होगा वो हम लिख देंगे। लेट्स सी ये लिख दिया। अब इससे ये हुआ है कि अब हमारा जो कोड होगा उसके अंदर से सिंपल हमारे पास सी आउट की जो भी चीज़ हमें इस्तेमाल करनी होगी वो हम सिर्फ सी आउट की वैल्यू निकालेंगे, ना कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखने से सारे का सारा जो कोड होगा, यानी कि जितना भी हमारे पास हेडर फाइल के अंदर जो जितने भी फंक्शन जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी हमारे कोड के अंदर आ जाएंगी। इसको भी मैंने डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है पहली वाली वीडियो के अंदर, उसका लिंक भी आपको ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि किस तरह ये काम कर रहा होता है। क्योंकि अभी हमारा ये प्रैक्टिकली करने का टॉपिक नहीं है, हम यहाँ पर मॉडर्न वे देख रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से चलते रहेंगे। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि क्या हमारे पास जो सी आउट है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमारे पास तो जी हाँ, ये देखिए कि सी आउट का जो वेलकम जिसके अंदर हमने लिखा था वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब हम ओवरऑल देखते हैं तो एसटीडी लिखने से ये हुआ कि हमारे पास जो सी आउट की वैल्यू थी हमें सिर्फ वो मिली है, ना कि पूरे कोड के जितने भी सी इन सी आउट। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें होती हैं, एंड लाइन का होता है। इसके अलावा बहुत चीज़ें होती हैं जो कि इस वीडियो के अंदर हम आगे देखने वाले हैं। होपफुली कि आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है
हमने अभी तक सिंटैक्स को कवर कर लिया। अब सिंटैक्स को कवर करने के बाद हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं। अब वेरिएबल्स का ऐसा कोई न्यू अपडेट आई नहीं है सी प्लस प्लस के अंदर, लेकिन एक जो बेसिक अपडेट आई थी वेरिएबल्स के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट टाइम जब हम डाटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि इंट ए लिख देते हैं, तो लास्ट वीडियोस के अंदर अभी तक हमने जितने भी ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो किया है, उसके अंदर क्या करते थे, हम ए को ऐसे छोड़ देते थे और ए उसके बाद हम उसकी वैल्यू दे देते थे। ए की वैल्यू हम पुट कर देते थे ए के अंदर। अब इससे ये होता है कि ए के अंदर ये जो हमने डाटा टाइप को डिक्लेयर किया है, हमारे पास जो रैम होती है, रैम के अंदर जाकर ये पहले ए की एक वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब हमारे पास डायरेक्टली इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर नहीं की, तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि उसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है। गार्बेज वैल्यू के एक कोई रैंडम वैल्यू, कोई भी रैंडम वैल्यू हम सी प्लस प्लस जो होगा वो इसके अंदर स्टोर कर देगा। अब स्टोर करने से क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम होगा वो कोई भी रैंडम वैल्यू हमें दे देगा। अगर हमने इसकी वैल्यू लिखना भूल गए हैं आगे जाके, यानी कि हमने इसकी वैल्यू नहीं लिखी, तो हमारे पास कोई भी गार्बेज वैल्यू या फिर कोई भी रैंडम वैल्यू जो हमारा सीपीयू होगा वो हमें दे देगा। अब ये रैंडम वैल्यू और गार्बेज वैल्यू कैसे बनती है और किस तरह बनती है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझ लें कि हमारे पास कोई भी वैल्यू रैंडमली कोई भी वैल्यू दे देगा। अगर हम ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या ये गार्बेज वैल्यू किस तरह की वैल्यू दे रहा होगा। तो हम सिंपल ए की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। अभी हमने सिर्फ ए के जो ए है वेरिएबल है उसको डिक्लेयर किया है, उसको हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ नहीं की, ठीक है। और अगर हम देखें कि अब ए के अंदर इस टाइम क्या पड़ा हुआ है, तो अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। पहले तो इसको रन करते हैं। ओके, तो ये देखिए कि अभी अब मैंने ए की वैल्यू को ए के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, तो उसके अंदर 601 पड़ा हुआ है। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो कि सी प्लस प्लस के अंदर पहले इस्तेमाल किया जाता था, कि पहले इसको इनिशियलाइज़ किया जाता था और फिर उसके बाद इसके अंदर वैल्यू को डिक्लेयर किया जाता था। ओके, अब अगर इस टाइम मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि रैंडम वैल्यू देखें। इसके बाद इसने 516 वैल्यू दे दिया, यानी कि एक गार्बेज वैल्यू ही दे रहा है। सी प्लस प्लस यानी कि जो हमारा सिस्टम है वो कोई भी वैल्यू उठाकर ए के अंदर स्टोर कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, तो अब ये सिर्फ ए के अंदर 10 ही वैल्यू स्टोर करवाएगा। तो अब देखिए कि ए के अंदर 10 वैल्यू स्टोर कर दिया। तो अभी तक के जो अप्रोच है, अभी तक जो हमारी अप्रोच थी एज़ अ ट्रेडिशनल सी प्लस प्लस, वो ये थे कि हम पहले इसको इनिशियलाइज़ करते थे और फिर इसको डिक्लेयर करते थे। लेकिन अब जो मॉडर्न वे है उसके अंदर हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे ही हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करेंगे, उसके साथ ही उसको डिक्लेयर कर देंगे। ओके? तो ये एक सी प्लस प्लस के अंदर नई अपडेट आई थी वेरिएबल्स को लेकर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमने वेरिएबल्स को कवर कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है डाटा टाइप्स का। अब जो डाटा टाइप्स हैं, सी प्लस प्लस ने इस डाटा टाइप्स के अंदर बहुत ज़्यादा अपडेट्स दिए हैं। जो हमारे पास सी प्लस प्लस 13 या 11 वर्जन था, मुझे अब कंफर्म याद नहीं है। इसके अंदर हमारे पास एक वर्जन आया था, यानी कि 2011 के अंदर हमारे पास सी प्लस प्लस ने एक अपडेट दी थी हमारे पास डाटा टाइप्स की, कि हम एक डाटा टाइप को भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। और ये अपडेट क्यों आई थी, हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि डाटा टाइप्स किस तरह की है और क्यों आई थी। ओके, तो अभी तक हमने जितनी भी डाटा टाइप्स पढ़ी हैं, उनके अंदर हमने देखा था इंट हमारे पास डाटा टाइप होती है, उसके बाद हमारे पास डबल होती है, इसके बाद कैर वैल्यू होती है, स्ट्रिंग होती है, इस तरह की बहुत ज़्यादा डाटा टाइप्स होती है हमारे पास। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम इंट इंट एक डाटा टाइप बनाते हैं और उसके अंदर हम एक ए को एज अ वेरिएबल ले रहे होते हैं, और उसके अंदर अगर हम पॉइंट की वैल्यू स्टोर कर देते हैं, तो हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि बाय मिस्टेकली, यानी कि मिस्टेकली अगर हमने इंट के डाटा टाइप के अंदर हमने डबल की या फिर फ्लोट की वैल्यू स्टोर कर दी है, तो उससे हमारे पास क्या होगा कि जो पॉइंट वन जो होगा वो ओवरराइड हो जाएगा। मिस्टेकली हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी हमारा बड़ा प्रोग्राम है, उसके अंदर किसी भी डेवलपर ने या आपने या मैंने कोई भी अननोइंगली हमने कोई भी गलत डाटा टाइप के अंदर गलत वैल्यू दे दी है। तो यहाँ पर सी प्लस प्लस के डेवलपर्स ने क्या किया कि हमारे पास एक नई डाटा टाइप इनिशियलाइज़ करवाई थी, जिसका नाम है ऑटो। ओके, अब ये ऑटो क्या है इसको भी देखते हैं। अभी हम एक वेरिएबल बनाते हैं 1.1 और इसको हम सी आउट करके देखते हैं। एसटीडी सी आउट और ए को लिखते हैं। ओके, तो अभी हम प्रिंट करते हैं, पहले ए के अंदर क्या आता है हमारे पास। अभी ए के अंदर हमारे पास आ गया 1.1, और अगर मैं यहाँ पर 1.1 की जगह 1 लिख देता हूँ, तो अब ए के अंदर आ जाएगा हमारे पास 1। और इसी तरह अगर मैं बिना डाटा टाइप चेंज किए
इसके अंदर मैं कोई भी रैंडमली स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूँ, तो अब रन करता हूँ तो अब हमारे पास एक स्ट्रिंग की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक करैक्टर की वैल्यू पुट करता हूँ, एक करैक्टर पुट कर देता हूँ इसके अंदर, यानी कि कैर की वैल्यू पुट करता हूँ, तो अब हमारे पास कैर आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल आपने देखा होगा कि मैं जौन-सी भी डाटा टाइप की वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहा हूँ ऑटो के अंदर, वो उसी डाटा टाइप के मुताबिक अपनी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। तो होपफुली कि आपको एग्जांपल के साथ समझ आ चुकी होगी कि ऑटो जो है हमारे पास एक ऐसी डाटा टाइप है सी प्लस प्लस के अंदर जिसके अंदर हमें इंट की, डबल की, हर तरह की डाटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आती अलग-अलग। हम सिंपल ऑटो लिखते हैं और वो ऑटोमेटिकली रन टाइम के ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ये रन टाइम के ऊपर रन टाइम के ऊपर देख लेता है कि जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर की गई है वो किस तरह की है। आइदर के वो इंट की वैल्यू है, वो कैर वैल्यू है, वो डबल है, वो किस तरह की वैल्यू है। वो जिस तरह की भी वैल्यू होगी वो उस तरह का बिहेवियर अपना लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑटो के साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम इसको पहले डिक्लेयर करने के बाद हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं कर पाते। ऐसे तो ये तो रूल भी गलत है, क्योंकि हमने ऊपर अभी वेरिएबल्स के अंदर देखा कि ये रूल गलत है कि हम पहले उसको डिक्लेयर करें और फिर उसके अंदर वैल्यू स्टोर करें। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं जानबूझ के कर रहा हूँ कि इस तरह क्यों नहीं हो सकता। अब जो ऑटो है वो रन टाइम के ऊपर वैल्यू को डिक्लेयर करता है, यानी कि वो रन टाइम के ऊपर देख रहा होता है कि हमारे पास जो वैल्यू स्टोर करनी है वो किस तरह की स्टोर करनी है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 10 दूँगा, तो जैसे ही ऑटो रन होगा तो उसको पता चल जाएगा कि उसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर करनी है, यानी कि जो 10 है वो इंट का है। तो जो ऑटो होगा वो ऑटोमैटिकली इंट जैसा बिहेवियर अपना लेगा। लेकिन अगर मैं उसको पहले ए दे देता हूँ, यानी कि उसको पहले उसके अंदर एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ, तो जब ये वेरिएबल ऑटो के पास जाएगा और कहेगा कि भाई मुझे असाइन कर दो कोई वैल्यू, तो अभी तक मैंने कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की, तो ऑटो जो होगा, यानी कि ये वाली जो डाटा टाइप है, ये कहेगी कि मैं आपको किस तरह की वैल्यू असाइन करूँ, आइदर कि इंट की करूँ, फ्लोट की करूँ या किस तरह की करूँ। तो उसके मुताबिक ये साइज़ देगा, क्योंकि हमें पता है कि जो इंट होता है वो 4 बाइट्स ले रहा होता है, जो डबल होता है वो 8 बाइट लेता है। इसी तरह ऑटो भी उस उन्हीं तरह का काम कर रहा होता है। इसको भी हम देखते हैं। तो अभी जब हम ए को असाइन करेंगे ऑटो के अंदर, तो ऑटो कहेगा ए को अब मैं आपके अंदर कौन-सी वैल्यू ऐसी है जो असाइन करूँ। लेट्स से कि अगर मैं ऑटो के अंदर 10 असाइन कर देता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर साइज़ ऑफ ए ले लेता हूँ। साइज़ ऑफ ए ले लिया। अब हमें पता है कि जो 10 है वो इंट की वैल्यू है और इंट के अंदर 4 बाइट्स जा रहे होते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब ये 4 बाइट्स ले रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको एक वैल्यू दे दूँ डबल की, ठीक है? अप्रॉक्सिमेटली डबल इतना होता है, तो डबल जो होगा वो 8 बाइट ले रहा होता है हमारे पास। इसी तरह अगर मैं करैक्टर की वैल्यू दूँ और उसको रन करूँ, तो अब जो करैक्टर होता है वो 1 बाइट लेता है, क्योंकि उसके अंदर सिंपल एक ही वैल्यू आ रही होती है, या ए आ जाएगा, या बी आएगा, या कुछ भी आ सकता है, वो एक ही करैक्टर आएगा सिंगल। तो इस तरह इसने रन टाइम के ऊपर, यानी कि जिस तरह अभी ये एग्ज़ीक्यूट हो रहा था, यानी कि यहाँ पर ये रन हो रहा था, उसी टाइम इसने देखा है कि मेरे अंदर कौन-सी वैल्यू है और मैंने इसको कितना साइज़ देना है। यानी कि ये रन टाइम के ऊपर काम कर रहा होता है। लेकिन जो ये हमारे पास ट्रेडिशनल सी प्लस प्लस के हमारे पास फंक्शंस थे, डाटा टाइप्स थी, यानी कि हमारे पास जो इंट वगैरह था, ये रन टाइम के ऊपर काम नहीं करते। ये कंपाइल टाइम के ऊपर काम कर रहे थे। यानी कि इनको पहले ही पता होता है कि इंट के अंदर 4 बाइट्स आनी है, डबल के अंदर 8 बाइट्स आनी है, इसलिए ये जब हम वैसे लिख रहे होते हैं तो ये एरर शो नहीं करती। ये एक मेथड गलत है, तो आपने इस मेथड को फॉलो नहीं करना। लेकिन यहाँ पर ये इसी वजह से एरर नहीं दे रहा, क्योंकि इंट को पता है कि मेरे अंदर 4 बाइट्स में स्टोर होना है, तो वो ऑटोमेटिकली 4 बाइट की स्पेस ले लेगा। लेकिन यहाँ पर ऑटो को नहीं पता, क्योंकि ऑटो ने रन टाइम के ऊपर अपनी वैल्यू को स्टोर करना है, तो इसलिए यहाँ पर ये एरर दे रहा है। होपफुली कि समझ आ चुका होगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले टॉपिक के ऊपर। अभी तक हमने सिंटैक्स को कवर किए, डाटा टाइप्स को कवर किए और इसके अलावा वेरिएबल्स वगैरह को कवर किए। तो अब हम देखते हैं अपने आगे वाले जो हमने आगे कवर किया था एरेज़ को, तो हम एरेज़ को देखते हैं एरेज़ किस तरह काम कर रहे होते हैं ट्रेडिशनल सी प्लस प्लस के अंदर और मॉडर्न सी प्लस प्लस के अंदर। ओके, तो अब हम एरेज़ को देखेंगे कि एरेज़ एक ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न सी प्लस प्लस के अंदर एरेज़ किस तरह अपग्रेड हुए हैं, और एरेज़ जो पहले हम किस तरह इस्तेमाल करते थे और अब हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल अगर मैं एरेज़ का कॉन्सेप्ट लूँ, तो ये हमारे पास एक लिमिटेड वैल्यू होती है कि हम एक ही डाटा टाइप के अंदर हम सारा का सारा जो कंटेंट होता है वो प्रोवाइड कर देते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक इंट डाटा टाइप है और एरेज़ के अंदर 5 का हमने एक एरे बनाया और उसके अंदर हम स्टोर कर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है? यानी कि 0 से स्टार्ट करके हमने 4 तक काउंटिंग की है और हमारे पास 5 जो नंबर्स हैं वो हमने स्टोर कर दी एरे के अंदर।
और अगर हमने इसको प्रिंट करना है तो हमें सिंपल सी आउट लिखना पड़ेगा। और अगर हम कोई भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि हम 2 को प्रिंट कर सकते हैं। अब एरे 4 के अंदर क्या पड़ा हुआ है वो हम प्रिंट करेंगे, तो एरे 4 के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। अभी हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या आंसर आता है हमारे पास। तो देखिए एरे 4 के अंदर हमारे पास 5 पड़ा हुआ है, यानी कि 0 से स्टार्ट होता है, तो हमारे पास जो 4 है वो 5 वाला ऑप्शन है, ठीक है। एरेज़ का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। तो अगर आपको एरेज़ का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप रेफरेंस दे दूँगा आपको वीडियो का, आप वहाँ पे क्लिक करके लिंक के ऊपर क्लिक करके आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने एरेज़ को डीपली एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली ये किस तरह वर्क कर रहे होते हैं और ये मेमोरी के अंदर यानी कि रैम के अंदर किस तरह ये काम कर रहे होते हैं। मेमोरी के अंदर और रैम के अंदर किस तरह अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं और किस तरह एक दूसरे का साइज़ मैप कर रहे होते हैं। सभी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया उसके अंदर, तो आप उसका रेफरेंस लेकर उसके अंदर डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या आती हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हमारे पास 5 एरेज़ हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 6 वाले नंबर पर कॉल करूँ, यानी कि 6 वाला जो एरे है उसको कॉल करना चाहूँ, तो क्या आंसर आएगा? तो एज़ वी नो कि हमारे पास जो 6 वाला अगर मैं कॉल करूँगा तो मेरे पास एक गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 6 वाला तो मेरे पास है ही कुछ नहीं। तो वही आंसर आता है, तो देखते हैं, लेट्स सी, देखें कि मेरे पास एक रैंडमली कोई भी वैल्यू आ गई है, जो कि अभी हमने वेरिएबल्स के केस के अंदर भी देखा था। इसकी एग्जांपल हमने वेरिएबल केस के अंदर भी ली थी गार्बेज वैल्यू की। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर गार्बेज वैल्यू आ गई है। और इसकी दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास जो 5 का एरे बन चुका है। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा और ड्यूरिंग रनिंग स्टेज के अंदर, यानी कि अभी ये प्रोग्राम रन कर रहा होगा जिस टाइम, तो अगर हमें किसी और वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई और डाटा इस एरेज़ के अंदर स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो तब हम इस एरे को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इसका जो साइज़ होगा वो एक्सटेंड नहीं कर पाएँगे। हमारे पास जो 5 एरेज़ हैं, हम उसके अंदर सिर्फ़ 5 की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे 15 करेंगे तो 15 एरेज़ की वैल्यू को ही स्टोर कर पाएँगे। लेकिन अगर ड्यूरिंग रनिंग स्टेज अगर हमारे पास 10 की ज़रूरत है, तो हमारे पास जो 5 एक्स्ट्रा एरेज़ का साइज़ होगा वो हमारे पास वेस्ट होगा, यानी कि उस पे मेमोरी ज़ाया हो रही होगी। तो इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास इसी वीडियो के अंदर होगा। तो अभी हम देखते हैं, ये हमारे पास जो था ये एक ट्रेडिशनल मेथड था सी प्लस प्लस का, यानी कि यहाँ पर कोई भी गार्बेज वैल्यू को भी ये हमें दे देता है, यानी कि अगर यूज़र ने कोई रैंडम वैल्यू पुट कर दी है उसके अंदर, तो हमें वो गार्बेज वैल्यू आंसर के अंदर दे देगा। तो इस चीज़ को देखते हुए सी प्लस प्लस ने एरेज़ के कॉन्सेप्ट्स को एक मॉडर्न वे के अंदर अपडेट किया। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसका मॉडर्न वे के सी प्लस प्लस ने जो मॉडर्न वे है इसके अंदर, वो किस चीज़ का अपडेट दिया है इसके अंदर। अभी हम इसको कमेंट करते हैं और इसके लिए जो मॉडर्न वे है उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है, उस हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम है एरेज़। ओके, हम एरे का जो हेडर फाइल है उसको कॉल करेंगे और यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे एसटीडी एरेज़ एरे। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 चीज़ देंगे, एक उसकी डाटा टाइप और एक उसकी वैल्यू कि हम कौन सी नंबर वाली वैल्यू जो है, कितने नंबर का जो एरे है वो बनाना चाह रहे हैं। तो हम ये साइन लगाएँगे इसका और इसके अंदर हम वैल्यू दे देंगे इंट की, यानी कि हमारे पास जो भी डाटा टाइप होगी, जिस तरह का हम एरे बनाना चाह रहे हैं, उस तरह की हम डाटा टाइप दे देंगे। और उसके बाद हम कॉमा लगाने के बाद हम जितने नंबर का एरे बनाना चाह रहे हैं, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू के अंदर हमने 10 नंबर्स का एरे बनाया था, और इसी तरह अगर हम यहाँ पर 5 नंबर का एरे बनाना चाह रहे हैं, 10 नंबर का एरे बनाना चाह रहे हैं, तो हम उतनी वैल्यू जो है इसके अंदर दे देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास एरे बन चुका हुआ है, लेकिन एरे बनने के बाद हम उसको वेरिएबल का नाम देंगे, जिससे हम उस एरे को कॉल कर सकेंगे, बाद में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो हम उस वेरिएबल का नाम भी हम एरे दे देते हैं, यानी कि ARR दे देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आप कुछ भी दे सकते हैं इसका, रैंडमली कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन एक ऐसा नाम जिससे हम इनिशियलाइज़ कर पाएँ कि ये जो वेरिएबल है ये एक एरे वेरिएबल है। तो इसलिए मैंने ARR दे दिया है। इसके बाद इक्वल टू लगाने के बाद हम इसके अंदर इसकी वैल्यू दे रहे होंगे। तो सिंपली हम इसके अंदर भी इसकी वैल्यू देते हैं और हम इसको भी रन करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो सिंपल एसटीडी करेंगे और एसटीडी करने के बाद हमारे पास सी आउट करेंगे और यहाँ पर हम एरे को कॉल करेंगे और 5 नंबर वाले को कॉल कर लेते हैं। लेट्स सी 4 नंबर वाले को कॉल कर देंगे, क्योंकि ऊपर 4 नंबर वाले को पहले कॉल किया था। अब हम इसका आंसर देखते हैं, क्या आंसर आता है इसका। अब हमारे पास इसका आंसर 5 आया। तो हमने जो पहले एग्जांपल ली थी उसका आंसर भी देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 5 एरे थे और हमने 5 एरे बनाए थे और यहाँ पर हमने 4 किया था। दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरेज़ और वर्जन ऑफ एरेज़। ओके, और यहाँ पर हम लिख देंगे नीचे न्यू वर्जन ऑफ एरेज़ को कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पर ही पेस्ट कर देते हैं। ओके, और ओल्ड को कर देते हैं न्यू, बस कॉपी पेस्ट से काम चल रहा है। ओके,
तो अब हम रन करते हैं इसको, इसको पहले एक दफ़ा क्लियर कर देते हैं ताकि प्रॉपर्ली हमें यहाँ पर एंड लाइन भी लगाते हैं। ओके। तो हाँ, एंड लाइन के साथ एसटीडी लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने हमने यूजिंग यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी का इस्तेमाल नहीं किया, हम सेपरेटली एसटीडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ओके, यहाँ पे क्लियर करते हैं और यहाँ पर अब रन करते हैं। तो हमारे पास एक एरर आया है ARR ओके। तो वो कह रहा है कि हमने दोनों का एक ही नाम दे दिया वेरिएबल्स का, तो इसीलिए ये नेम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ओके, नेम कॉन यहाँ पे नेम कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना कि हमारे पास ARR और ARR दोनों मैच हो गए हैं। इसी तरह यूजिंग नेम स्पेस जो हमने ऊपर पढ़ा है उसके अंदर भी नेम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है। जब हम सारी चीज़ें एक ही दफ़ा C++ के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास नेम कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा होता है। अब ये नेम कॉन्फ्लिक्ट किस तरह होता है उस केस के अंदर वो भी हम देखेंगे। ओके, तो पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक दफ़ा और दोबारा रन करता हूँ। ओके, तो ओके, अब यहाँ पर देखें कि दोनों वेरिएंट के अंदर हमारे पास ARR के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू आ गई है कि हमारे पास जो एरे है वो 5 है और ऊपर वाले केस के अंदर भी एरे 5 आ रहा है और नीचे वाले केस के अंदर भी एरे 5 आ रहा है। लेकिन जो मॉडर्न एरे है उसको हम एरे को इस तरह ही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जो मॉडर्न एरे है जो हम इसको कॉल करते हैं उसको हम डॉट लगाकर ऐड का इस्तेमाल करते हैं और ऐड के अंदर हम दे देते हैं वैल्यू। जिस चीज़ की हमें वैल्यू की ज़रूरत होती है हम उसकी वैल्यू को लिख रहे होते हैं, यानी कि हमने 4 नंबर वाली वैल्यू लेनी है तो हम 4 लिख रहे होंगे, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंशिएट है। पहले मैंने सिंपल किया था ताकि आपको समझ आ सके कि दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब हम देखते हैं इसका प्रॉपर मेथड डॉट ऐट लगाकर। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो अब भी मेरे पास दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मॉडर्न एरे है जो कि हम एरे का प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर हम डॉट ऐट लगा रहे होते हैं। लेकिन जो प्रीवियसली जो हमने एरे यूज़ किया है जो एक ट्रेडिशनल मेथड है उसके अंदर हम सिम ऐट नहीं लगाते, उसके अंदर सिंपल हम यही लिख लेते हैं। लेकिन अगर मैं उसके अंदर ऐट लगाऊंगा तो वहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि वो कहेगा कि अब ARR जो ट्रेडिशनल है उसके अंदर ऐट का कोई फंक्शन नहीं था। ओके, तो अभी हमने देखा कि इसके अंदर सिंपल 5 और 5 आंसर आ रहा है। इसको मैं एक दफ़ा क्लियर करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ। ओके, अब दोनों में 5 और 5 आंसर आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 14 लिख देता हूँ और यहाँ पर भी 14 लिख देता हूँ, तब क्या आंसर आता है? एक ट्रेडिशनल C++ के एरे के अंदर और एक मॉडर्न C++ एरे के अंदर क्या डिफरेंशिएट है? अब देखो, पहले वाले एरे के अंदर जो कि ओल्ड वाला एरे था, उसने तो उसकी वैल्यू दे दी हमारे पास रैंडमली कोई भी उठा के। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि एरे अगर हम उसकी वैल्यू से एक्सीड करेंगे तो हमें कोई भी गार्बेज वैल्यू उठा के दे देगा। लेकिन जो मॉडर्न एरे है, वो ऐसा नहीं कर रहा। वो क्या कह रहा है कि न्यू वाली जो एरे यहाँ तक तो हमारे पास जो स्ट्रिंग थी वो आ रही है। अब वो कह रहा है यहाँ पे टर्मिनेट हो गया कॉल, उसने एक एरर जनरेट किया है आउट ऑफ रेंज। उसने कहा है कि ये जो आपका 14 नंबर है ये आउट ऑफ रेंज आ रहा है। अब वो आउट ऑफ रेंज क्या जा रहा है? विच इज़ 14। वो कह रहा है कि इज़ ग्रेटर देन है, यानी कि विच इज़ नंबर, हमारे पास जो नंबर है हमने यहाँ पर 5 का एरे बनाया हुआ है। ये जो 14 है ये इससे ग्रेटर देन है, ठीक है। यानी कि ये प्रॉपर हमें बता रहा है कि आपने इस कोड के अंदर ये गलती की है और आप आउट ऑफ रेंज आ रहे हैं। तो ये मॉडर्न एरे और ओल्ड वर्जन जो ट्रेडिशनल एरे है उसके अंदर डिफरेंशिएट था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो ये वाला जो एरे है जो कि मॉडर्न एरे है, इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है। वो ये प्रॉब्लम है कि हम दोनों एरेज़ के अंदर एक लिमिटेड वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह हम इसके अंदर 5 वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और रन टाइम के ऊपर हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अभी तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको 15 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब यहाँ पर इस जगह के ऊपर यहाँ पर इस जगह के ऊपर प्रोग्राम रन कर रहा होता है, तो उस रनिंग स्टेज के अंदर हमें किसी और वैल्यू की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी और डाटा की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो इस वाले एरे के अंदर जाके स्टोर नहीं हो पाएगा, ना इस वाले ट्रेडिशनल एरे के अंदर, ना इस वाले मॉडर्न एरे के अंदर, ठीक है? क्योंकि ये जो एरेज़ हैं, ये दोनों एरे स्टैक के अंदर स्टोर हो रहे हैं। अब जो स्टैक और हीप का कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं पॉइंटर वाली वीडियो के अंदर बहुत डीपली समझा चुका हूँ कि स्टैक और हीप के अंदर क्या डिफरेंशिएट होता है और किस तरह अपनी वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली ये जो दोनों एरेज़ हैं ये स्टैक के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं और स्टैक के अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू स्टोर हो रही होती है, जितनी भी हम लिख देंगे उसके मुताबिक वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर हीप वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि तो अगर हम यहाँ पर हीप वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये होगा कि हमारे पास जितना भी डाटा होगा वो हीप के अंदर जाके स्टोर होगा और हीप का बेनिफिट ये होता है कि हम उसको रन टाइम के ऊपर, यानी कि ड्यूरिंग दी रनिंग स्टेज हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसके जो जितना भी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं।
यानी कि हमने 15 का एरे बनाया है, यानी 15 का एरे बनाया है, और अगर हमें 6 एरे की ज़रूरत है, तो हम सिर्फ 6 का इस्तेमाल करेंगे और जो बाकी रिमेनिंग बचेंगे उसको हम ख़त्म कर देंगे। उसकी हम मेमोरी को ज़ाया नहीं होने देंगे, उसको वैसे ही हम ख़त्म कर देंगे एरेज़ के अंदर से। लेकिन अगर हमने 15 का एरे बनाया और 20 की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उस 15 के अंदर ही 5 को और ऐड कर देंगे। लेकिन इस केस के अंदर हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमने 5 का एरे बनाया है और हमें और एरे की ज़रूरत पड़ी है, तो हमें एक नया एरे बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम नेक्स्ट वैल्यू को स्टोर कर पाएँगे। तो उसको भी देखते हैं हम। हमारे पास एक और जो हेडर फ़ाइल है उसको लिखना पड़ेगा। उस हेडर फ़ाइल का नाम है इंक्लूड वेक्टर। ओके, तो उस हेडर फ़ाइल का नाम है वेक्टर। अब वेक्टर जो है बेसिकली ये तो हमें डीएसए का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि सी प्लस प्लस के जो बेसिक्स के बाद ऊप आता है, और ऊप के बाद जो डीएसए आता है उसके अंदर कवर किया जाता है। लेकिन जो बेसिक ओवरव्यू है एरेस का हम उसको इसी वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, क्योंकि हम इसके अंदर मॉडर्न चीज़ें देख रहे हैं, तो उस हीप के अंदर तो वेक्टर का देखना भी इस वीडियो के अंदर ज़रूरी है। तो अब वेक्टर किस तरह काम करता है वो भी मैं लिख देता हूँ। अब मैं एसटीडी वेक्टर लिखूंगा यहाँ पे। ओके, अब वेक्टर लिख दिया। अब वेक्टर के अंदर हमें डाटा टाइप देनी पड़ती है कि किस तरह की हम वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं एरे के अंदर, तो हम इंट लिख देते हैं। अब इंट के बाद हम सिंपल इसका साइज़ नहीं देंगे, जिस तरह हमने ऊपर साइज़ दिया था ना, इस तरह हम इसका साइज़ नहीं देंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हम इसको रन टाइम के ऊपर चेंज कर सकते हैं। यानी कि ये जितनी वैल्यू चाहे ये उतनी वैल्यू ले लेगा। जी, यानी कि अगर इसे 10 की ज़रूरत है तो ये 10 ले लेगा, और अगर इसे 20 की ज़रूरत है तो 20 ले लेगा। अगर इसे 1000 वैल्यू की ज़रूरत है तो ये 1000 वैल्यू ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है? इसके बाद ये क्या करता है कि हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद ये अपनी वेरिएबल का जो नेम होगा वो लिखेगा। ARR2 लिख देते हैं, क्योंकि 1 और सिंपल हमने लिख दिया, ARR2 लिखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी सिंपल एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं 1 2 3। ठीक है? अब ये क्या करेगा, जिस तरह जैसे ही ये रनिंग स्टेज पे जाएगा, तो ये चेक करेगा इसके अंदर कितने वैल्यूज़ पड़ी है। इसके अंदर 3 वैल्यूज़ पड़ी है, तो ऑटोमेटिकली ये 3 वैल्यू की जो स्पेस होगी वो ले लेगा। अगर इसके अंदर 10 वैल्यूज़ पड़ी होंगी तो ऑटोमेटिकली 10 वैल्यू की स्पेस ले लेगा। अब इसको किस तरह लिखा जाता है, अगर हमें देखना है इसके अंदर की क्या वैल्यू है, तो हम सिंपल यही वाला जो मेथड है इसके अंदर यही वाली वैल्यू को स्टोर कर देंगे। ठीक है? लेकिन अगर हमें इसके अंदर कोई न्यू वैल्यू को ऐड करना है, तो उसके लिए हम सिंपल ARR जो हमारे पास वेरिएबल है वो हम पुश कर देंगे, यानी कि उसके अंदर एक न्यू वैल्यू को पुश कर देंगे। ठीक है? पुश बैक उसका होता है, ये ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा? ओके, तो हम इसको सिंपल पुश बैक कर देंगे और 4 लिख देंगे। अब ये क्या करेगा कि ये जो 4 है ऑटोमेटिकली रीसाइज कर देगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो ये हीप का है, ठीक है? उसके बाद ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली रीसाइज़ कर देता है एरे को। ठीक है? यानी कि जितनी भी वैल्यू उसके अंदर हम ऐड करवाना चाह रहे होंगे, वो ऑटोमेटिकली उसको रीसाइज़ कर देगा और ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्टोर कर देगा वैल्यू को। ठीक है? ओके, होपफुली कि ये एरे का जो कॉन्सेप्ट है ये भी समझ आ चुका होगा। एसएच कोई जो वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम आगे वाली वीडियोज़ के अंदर देखेंगे जब हम डीएसए को कवर कर रहे होंगे। अभी ये मैंने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, लेकिन अगर हम वेक्टर को पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम फुल डीप जाएँगे कि ये किस तरह वैल्यू को स्टोर कर रहा होता है, और ये किस तरह रन टाइम के ऊपर चेंज कर रहा होता है अपनी वैल्यू को। और मैंने एरेज़ का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर 2-3 फुली वीडियो बनाई है। तो उसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया कि ये रैम के अंदर किस तरह वर्क करता है, और जो वर्किंग स्टेज होती है रैम के अंदर किस तरह हो रही होती है, और जो हमारे पास फ्रंट एंड होता है यानी कि कोड होता है, इसके ऊपर किस तरह हम इसको चेंज कर रहे होते हैं। सभी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे, तो आप वो वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। सो फाइनली तब हम देख रहे होंगे लूप्स को। अभी तक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। जितना भी हमने कवर किया है मॉडर्न और जो हमारे पास ट्रेडिशनल सी प्लस प्लस है, दोनों को कंपैरिज़न किया है, और दोनों को हमने देखा है कि किस तरह दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और किस तरह ये मेमोरी के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। तो अब हम लूप्स को देखते हैं विद प्रॉपर एग्जांपल के साथ कि लूप्स किस तरह काम करते हैं, और ट्रेडिशनल जो लूप्स थे वो किस तरह काम कर रहे थे, और जो मॉडर्न सी प्लस प्लस के अंदर लूप्स आए हैं वो किस तरह काम कर रहे थे। तो सबसे पहले हम सिंपल एक फॉर लूप का लूप बनाते हैं एक। उसके अंदर हम वैल्यू देते हैं इंट की, और यहाँ पे लेट्स सी हम लिख देते हैं 5, और यहाँ पर हम लिख देंगे सी आउट और आई। अब हमें पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि लेस देन है तो वो 4 तक आंसर आ गया। अब हम यहाँ पर एक एरे बनाते हैं, और एरे के अंदर देखने के एरे के अंदर इसका आंसर क्या आता है। तो ये मैंने एक सिंपल एक एरे बनाया है, और एरे के अंदर मैंने ये सिंपल एक जो हमारे पास एक नॉर्मल एरे होता है,
वो मैंने बनाया है और उसके बाद मैंने एक सिंपल फॉर लूप लगाया है कि जो एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी वो हमें प्रिंट करके दे दे। तो अब मैं रन करूँगा तो मुझे पता है कि 1 से लेके 5 तक आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस देने के लिए मैं एक स्पेस ऐड कर देता हूँ। ओके, अब दोबारा रन करेंगे तो एक स्पेस आ जाएगी बस इनके अंदर, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्लियर करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ एक दफ़ा, ताकि हम इसका प्रॉपर कंपैरिजन कर सकें। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने आई के अंदर वैल्यू दे दी 5, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो एरे है वो 5 का एरे है, ताकि जो एरे जो कि हमारा लूप है वो 5 तक जाए और उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो प्रिंट करके हमें दे दे। लेकिन इन केस कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर लिख दे 4, तो क्या करेगा, वो 4 तक जाएगा और 5 वाला प्रिंट नहीं करेगा और 4 वाली वैल्यू को प्रिंट कर देगा। बाय मिस्टेकली भी हो सकता है, और वो अगर उसे 4 ही चाहिए तो 4 लिख देगा, लेकिन अगर गलती से उसने 4 लिख ली है तो जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास नहीं आएगी। इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर उस यूज़र ने 10 लिख दी है तो क्या होगा, क्योंकि हमारे पास तो जो वैल्यू है एरेस के अंदर वो 5 तक है, लेकिन उसने लिख दिया 10। तो अगर वो 10 लिख देगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, रैंडम वैल्यू, गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। पहले 5 तक तो हमारे पास वैल्यू बिल्कुल ठीक आएगी। पहले 5 वैल्यू जो कि हमने इसके अंदर खुद दी है, वो तो बिल्कुल ठीक आएँगी। लेकिन जो आगे वाली 5 वैल्यूज़ होंगी, ये वाली 5 वैल्यूज़ होंगी, ये रैंडमली गार्बेज वैल्यू वो अपने अंदर स्टोर करना चाहेगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम होगा, वो हमारे पास रैंडम वैल्यू जनरेट करना शुरू कर देगा और वो प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा, ठीक है? तो अब इस चीज़ को देखते हुए सी प्लस प्लस ने एक मॉडर्न लूप को निकाला था। ये लूप भी मॉडर्न नहीं है, यानी कि अपडेटेड अभी सी प्लस प्लस 23 के अंदर नहीं, ये ऑलमोस्ट सी प्लस प्लस 11 के अंदर ही आ गया था, या फिर ये आया था 17 के अंदर, अभी कंफर्म याद नहीं है। लेकिन इन दोनों केसेस के अंदर ही आया था और इस लूप का नाम है रेंज लूप। इसको मैं अपनी एक पीछे वाली वीडियो, जो हमने पहले एक प्रोजेक्ट बनाया था सी प्लस प्लस के ऊपर फुली प्रोजेक्ट बनाया था हमने एक, उसके अंदर हमने इस चीज़ को भी देखा था कि उसके जब हमने एरर हैंडलिंग देख रहे थे कि किस तरह के एरर्स आते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, जब हम एक फुली प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं और उन एरर्स को किस तरह सॉल्व आउट करते हैं। उस वाली वीडियो के अंदर मैंने रेंज लूप को कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, लेकिन हमने उसको इस्तेमाल तो किया था, लेकिन हमने डीपली कंपैरिजन नहीं किया था कि हम किस केसेस के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर अब मैं इसका इस्तेमाल करूँ तो सिंपल हम 4 लिखेंगे और रेंज लगाएंगे, यानी कि हम रेंज लगाएंगे कि 0 से लेकर 10 तक चले, उसके बाद ना चले। अब मैं यहाँ पर इंट एक वैल्यू दे देता हूँ रैंडमली, कोई भी मैं एक डाटा टाइप का जो हमारे पास वेरिएबल होता है वो लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है। अब जो ए है वो कहाँ तक चलेगा हमारे पास, अब हमने प्रिंट करवाना, यहाँ पर हम ए नहीं देंगे क्योंकि हम ए ऊपर दे चुके हैं, हम यहाँ पर बी दे देते हैं। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बी है वो कहाँ तक चले, ए तक चले, यानी कि ऑटोमेटिकली जितनी भी वैल्यूज़ ए के अंदर स्टोर है वो ए तक चले, और जब जैसे ही ए ख़त्म होगा वो बी भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए। जब तक ए ख़त्म नहीं हो रहा वो बी भी चलता रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ बी को सिंपली। अब मैं क्या करूँगा, बी के अंदर एक सेकंड, मैं यहाँ पर एसटीडी लगाना है। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम सिंपल बी को प्रिंट करवा रहे हैं। अभी यहाँ पर अगर हम बी को प्रिंट करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा वो देखते हैं पहले। ओके, तो चल जाओ। ओके, अब यहाँ पर बी की वैल्यू के अंदर भी गार्बेज वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर, ओके, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला फॉर लूप चल रहा है, इसको हम पहले कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर क्लियर कर देते हैं और अब दोबारा रन करते हैं। ओके, सेकंड क्या इशू आ गया। ओके, तो अब ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि जो बी है एक वेरिएबल बना दिया है, जिससे हमें रेंज का पता चल रहा होगा, किसकी रेंज का, ए की रेंज का। अब ए की रेंज जितनी भी होगी वो ऑटोमेटिकली जो बी है वो वहाँ तक जाएगा और जितना भी कुछ ए के अंदर लिखा होगा वो प्रिंट कर देगा, यानी कि अब हम यहाँ पे नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 5 तक चलो, 10 तक चलो, 20 तक चलो या कहाँ तक चलो। वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि ए के पास कितनी रेंज है। जितनी भी ए के पास रेंज होगी वो ऑटोमेटिकली वहाँ तक चलेगा और जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो प्रिंट कर देगा। लेट्स सी कि अगर ए के पास 15 रेंज होती है तो वो 15 तक चलेगा, ठीक है। अब 15 तक चलने के बाद जो आंसर आएगा 5 के बाद वाली वो क्या आएंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास ज़ीरो आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब हमने यहाँ पर वैल्यू ले ली है। जब हमने अपनी रैम के अंदर वैल्यू स्टोर कर ली है
तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि उसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। अपनी वैल्यू हमने अपने बॉक्सेस अपने अपने साथ एक इनिशियलाइज़ कर ली हुई है। तो होपफुली ये रेंज लूप का कॉन्सेप्ट भी समझ आ चुका होगा आपको। तो फाइनली अब हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि मॉडर्न सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शंस क्या काम कर रहे थे और जो ट्रेडिशनल सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शंस थे वो किस तरह परफॉर्म कर रहे थे। तो अभी सबसे पहले हम एक ट्रेडिशनल सी प्लस प्लस के जो फंक्शंस थे उसका हमें पता है, उसके ऊपर हमने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो उसको अगर हम लिखना चाहें तो पहले सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं एक दफ़ा, ताकि कोड जो हमारा है वो मैसी सा ना लगे। ओके, ओके, ओके। अब हम यहाँ पर एक सिंपल फंक्शन बनाएंगे इंट ऐड का ही। उसके अंदर हम दो वैल्यूज़ को ले रहे होंगे, इंट ए और इंट बी को, और हम सिंपल इसको रिटर्न कर देंगे ए प्लस बी को। ओके, ये हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है सी प्लस प्लस के अंदर। और अगर हम इसको रन करना चाहें तो सिंपल सी आउट लिखेंगे और यहाँ पर ऐड लिखेंगे और इसके अंदर हम दो वैल्यूज़ को दे देंगे। और जैसे ही हम